हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट की स्टार्ट होती है, हमें ड्यूक डॉम दिखाया जाता है जिसके गेट पर डिचेस, ड्यूक, रीना और काफ़ी सारे सर्वेंट मौजूद होते हैं। क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि रीना की वो एज भी हो चुकी थी कि वो अब ड्यूक डॉम छोड़कर अकेडमी जा और सब उसे अलविदा करने के लिए गेट पर आए हुए थे। पीछे से इतने में एलिजा, जो कि उसकी सर्वेंट होती है, खास सर्वेंट होती है, वो उसको देखती है, जो कि अपने इर्द गिर्द बहुत सारा सामान लेके जा रही होती है। रीना घबराते हुए उसको कहती है, तुमको देखकर तो यूं लगता है जैसे कि तुम पूरे के पूरे हाउस होल्ड को ही अकेडमी लेके चली जाओगी। और वो सामान रखकर और सामान लेने के लिए जा रही होती है कि रीना उसको बीच में रोक देती है। ड्यूक इसका कहता है कि तुम्हारा अब जाने का वक्त हो रहा है। तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग की है और इसके अलावा तुमने अपनी एक मेड भी अच्छी ली है। रितिज कहती है, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मैंने उसकी परवरिश की है। उन दोनों की इस तरह बातें देख देख कर रीना तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मुंह बनाकर उनको देख रही होती है। और इसके बाद ड्यूक उसको कहता है, रीना तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? अगर तुम अकेडमी नहीं जाना चाहती तो बस एक मरतबा मुझे कह दो। टीचर्स भी यही कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि तुम इस तरह की एजुकेशन ले सको जो कि दूसरे बच्चों को दी जाती है। और जिस जगह पर रीना जा रही थी वहाँ पर उसको एरिस्टोक्रेटिक एजुकेशन दी जाएगी। वो अभी भी ज़्यादा, उसके पेरेंट्स परेशान होते हैं और वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर जाए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर कर अपने माँ बाप को मना कर वो वहाँ पर चली जाती है। लेकिन वो अपने याद करती, उसके माँ बाप ने उसको बेइंतहा लग्जरियस ज़िंदगी दी और एक हाथ के छाले की तरह रखा है कि उसे हल्की भी चोट कुछ भी ना पड़ सके। उसको बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस ज़िंदगी दी गई है, जिसे हर वक्त पैसे, हर चीज़ों के, हर एक चीज़ जो कि उसको ज़रूरत होती थी उसके मांगने से पहले ही उसको दी जा चुकी थी। और वो अपने पेरेंट्स को अपने मनी मन खूब बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा भी कर रही होती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि मुझे वो क्या सीखने की ज़रूरत है जो कि मेरी उम्र के बाकी लोग भी सीखते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट, हैंड राइटिंग और एक बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। मैंने अब अपना माइंड बना लिया है। और वह कहती है कि ठीक है, मैं अभी जाना चाहती हूँ। ड्यूक उसको कहता है कि अगर तुम सच में वहाँ पर जाना चाहती हो और अगर तुम कभी भी वहाँ पर बोर हो जाओ तो जल्दी से वापस आ जाना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए भी वो टीचर उसको कह रही होती है कि तुमने वीकेंड्स पर, हॉलीडेज पर ज़रूर वापस आना है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और वो इस तरह का अलविदा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो उस जगह पर पहुँच जाती है, यानी कि वो अकेडमी पहुँच जाती है जहाँ पर सारे के सारे बच्चों ने यूनिफॉर्म पहन कर तैयार हुए हुए थे और वो जाने वाले बच्चों को देख रहे थे। वहाँ पर उसके कैरेज आते ही लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि ईस्टर कैरेज है, लगता है ईस्टर की प्रिंसेस यहाँ पर आ चुकी हैं। लेकिन रीना इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। रीना से ज़्यादा एक्साइटमेंट तो उसकी सर्वेंट एलिसा लग रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए। वो जैसे ही इस अकेडमी में इंटर होते ही उन्हें वहाँ का प्रिंसिपल मिल जाता है और वो उन्हें खास तौर पर खुद वेलकम करने आया था, क्योंकि ड्यूक ने इन 3 मंथ में उसे 20 से भी ज़्यादा लेटर्स लिख दिए थे और वो 20 में से ज़्यादा लेटर्स में उसको धमकियों के अलावा और कुछ भी नहीं मिला था। उसको सिर्फ धमकियाँ दी गई थी उसके अंदर कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे और इस तरह की बहुत सारी बातें। और ना कि उसकी जान की धमकी दी गई है, बल्कि इतनी ज़्यादा उसको क्रूर धमकियाँ दी गई थी कि वो उसकी अकेडमी को बंद करवा देगा उसको, और भी काफ़ी ज़्यादा बातें लिख रही थी। वो उसके आने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर था और उसने उसका ख्याल रखने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही थी। वो स्टार्ट से ही उसके हिसाब की हर एक चीज़ तैयार करता आ रहा था। हालांकि उसने उसका रूम भी इतना ज़्यादा लग्जरियस बना रखा था जिस तरह का कोई हॉस्टल लगता ही नहीं है। एक बकायदा उसने छोटा सा ड्यूक डॉम उसके रूम में फिट कर दिया था, जहाँ तक कि उसकी यूनिफॉर्म तक उसने हमसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा उम्दा कपड़े से बनवा रखी थी। और रीना भी इस सारी चीज़ों के लिए उसे मना कर रही थी कि पीछे से एलिजा भी जगह पे नमक छिड़कने के लिए आ जाती है और कहती है कि अगर यहाँ पर और कुछ भी हुआ तो मैं जल्द से जल्द ड्यूक को सारी की सारी रिपोर्ट दे दूंगी। उसकी इस बात को सुनकर प्रिंसिपल का तो हक्का बक्का रह जाता है और उसके बिल्कुल ही होश हवास उड़ जाते हैं और इर्द गिर्द में उसके बारे में बातें होना शुरू हो जाती हैं कि वो हम जैसे कॉमनर्स को ज़रूर ट्रीट करेगी, बुली करेगी, वो अपनी पावर्स के ज़रिए हमें अब्यूज़ करने की कोशिश करेगी और भी बहुत सारी बातें कर रही होती है। रीना अपने मन ही मन कहती है कि इस स्टोरी में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इविल दिखा रखा है।
और वो अपने बिस्तर पर पड़ी वो सारी की सारी बातें सोच रही होती है कि वो इतनी देर तक एलिजा और प्रिंसिपल की लड़ाई को ख़त्म करने में लग गई, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा थक गई है। और वो उसकी अभी आँख लगने ही वाली थी कि इतने में वो देखती है कि सामने और कोई नहीं बल्कि कैलिन बैठा हुआ था। वो उसको उस जगह पर देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और फ़ौरन से उसको देखती है। कैलिन उसको बताता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी इंगेजमेंट को अटेंड नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझ पर टीचर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और मैंने कुछ टाइम के लिए अपना घर छोड़ दिया है। और वो ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रहा होता है, जिस पर रीना उसको कहती है, तो तुम इतने टाइम तक अब कहाँ रहने वाले हो? वो कहता है कि अभी मैंने सोचा तो नहीं है, मैं होमलेस हूँ। रीना उसकी बात पे कहती है, क्या तुम अभी होमलेस हो? मम्मा तो तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होगी। कैलिन उसको कहता है कि रीना, वैसे मैं अभी घर से भाग चुका हूँ और मम्मा ने मुझे देखा भी है। और वो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए ये कह रहा होता है। रीना तो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा अपने मन ही मन अजीब सा मुंह बना रही होती है और वो वक्त याद कर रही होती है कि जब डिचेज। रीना अपने मन में सोचती है, हाँ मुझे अभी याद आया कि डिचेज को काफ़ी ज़्यादा अलग अलग किस्म के वेपन्स को रखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और उसे वो वक्त भी याद आता है कि वो एक अजीब सा वेपन लेके कहती है कि रीना, क्या ये खूबसूरत नहीं है? ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है कैलिन की ट्रेनिंग के लिए। तो वो कहती है, तो फिर कैलिन उसको कहता है, तो तुम क्या सोच रही हो? मैं इतने टाइम तक तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। वो ये सुनकर, क्या तुम मेरे साथ रहने वाले हो? क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम मेरे साथ? ये और वो अभी उसे इस तरह के लेक्चर वगैरह काफ़ी देर तक देती ही रहती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी देर तक उन दोनों की आपस में बातें चलती हैं और वो इस कमरे को छोड़कर जाने ही लगता है कि रीना को उसके ऊपर तरस आता है और कहता है, बस मैं अब यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें विजिट करने आया था। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो रीना उसको जाते हुए कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट डे रीना का आज फर्स्ट डे था अकेडमी में और वो ज़्यादा इस वजह से आई थी यहाँ पर क्योंकि कैलिन उसके कमरे पे तो कब्जा ही किए बैठा था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि काफ़ी अरसा हो चुका था उसको स्कूल, क्योंकि काफ़ी तवील अरसे से वो स्कूल नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो स्कूल को काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रही थी। लेकिन जब वो आज आई तो उसको काफ़ी ज़्यादा इस बात की एक्साइटमेंट थी कि वो कुछ सीखेगी पढ़ेगी। और वो यही सोचते सोचते अपनी सीट पर बैठती है, इतने में पीछे से उसको कोई आवाज़ देता है, लेडी रीना। और वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो और कोई नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिंसेस एस्मे मौजूद थी, जो कि एक नर्गिस की बेटी थी, जो कि उससे यहाँ पर आने की वजह पूछती है कि भाई आप यहाँ पर आके क्यों बैठी हैं, आप मेरे साथ भी तो बैठ सकती थी। लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, वैसे तुम्हें भी देखकर मुझे अच्छा लगा। और ऐसा जैसे कि दो लड़कियां आपस में मिलती हैं और वो आपस में बैठ के गपशप मारती हैं, इस तरह की वो दोनों हरकतें करना शुरू कर देती हैं और वो एक दूसरे की तारीफ कर रही होती हैं और ऐसे काफ़ी सारी बातें कर रही होती हैं। रीना की इतनी सारी तैयारियां देखकर एस्मी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसको देखकर बोलती है कि देखकर लगता है आप तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं यहाँ पर। रीना भी अपनी नाक लंबी करते हुए उसे कहती है, हाँ क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेट एकेडमी आने के लिए। और वो बहुत ही ज़्यादा उसके सामने अपनी शौकियाँ मार रही होती है, जिस पर एस्मी भी उसकी इसी तरह तारीफें कर रही होती है। वो उसके सामने शौकियाँ मारी ही जा रही होती है, एस्मी भी उसके ऊपर बढ़ चढ़ के बोल रही होती है। इतने में क्लास की टीचर आ जाती है, जिसको देखकर सब के सब पहले उसको ग्रीट करते हैं। वो भी आती है और सबसे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है बाकी सबसे और कहती है, मेरा नाम पॉट है और मैं आज से आपको इम्पीरियल हिस्ट्री के बारे में टीच करने वाली हूँ। जिसे रीना देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे जो था, इस वजह से वो उसे बड़ी ही ध्यान से सुन रही होती है। लेकिन उनके क्लास की टीचर आते ही सबसे पहले उनके सर पे एक बड़ा सा बम फोड़ती है। और वो बम किस तरह फोड़ती है, वो कहती है कि आज के दिन हम सिर्फ एक सिंपल सा टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस बच्चे के पास कितनी कितनी नॉलेज है हमारे एम्पायर के बारे में। उसकी इस बात को सुनकर रीना तो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। कहती है, क्या हिस्ट्री का टेस्ट? मुझे तो एम्पायर हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है, मैं कैसे दूंगी इसका टेस्ट। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक देखते हैं रीना के चाइल्डहुड का। जब वो कुछ हिस्ट्री की बुक पढ़ रही थी तो उसकी मदर आती है, यानी कि टीचर्स आती है और उसे वो बुक्स लेकर कहती है कि बेटा तुम मेरी बेटी हो, तुम जो चाहे वो तुम पढ़ सकती हो, और उस बुक के बदले उसे एक नॉवल बुक दे देती है। वो भी खुशी खुशी उससे ले लेती है और इस वजह से उसने बचपन से लेकर आज तक कोई भी नॉलेज वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। और इसी वजह से वो एक बैक बेंचर की तरह पीछे बैठकर सोच रही होती है कि आखिर वो मुझसे ना पूछ ले कोई सवाल।
लेकिन वो टीचर भी सबसे पहले निशाना लगाती है रीना के ऊपर और वो उससे पहले देखती है और कहती है तो चले। अब मैं आके रीना से क्या सवाल करूं? और वो कहती है हाँ ये कैसा रहेगा? और वो अपना चश्मा सीधा करते हुए पूछती है कि ये एम्पायर कब बना था? रीना के तो मुंह ही बन जाता है क्योंकि उसे तो इस सवाल का आंसर ही नहीं मालूम था। दूसरी तरफ टीचर अपने आप में शौकिया मार रही होती है। तो कैसा लगा माय लेडी आपको मेरा ये क्वेश्चन? इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। रीना भी उसका एक क्वेश्चन देखकर समझ गई थी कि उसे वीडियो का एक लेटर आया है। उसके इस क्वेश्चन पर सारे के सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ नज़र जमा कर बैठ जाती हैं और वो भी एक करते करते तुक्का मारना शुरू कर देती है कि 1392 इस तरह का कुछ आंसर देती है। और उसे तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि आखिर एम्पायर किस वक्त फाउंड हुआ था। तो वो अपने डायनेस्टी के कयाम का बता देती है कि वो इस जगह पर इस वक्त कायम हुआ था। उसके आंसर को सुनकर पूरी क्लास तो खामोश हो जाती है। बिल्कुल भी आवाज़ वगैरह नहीं हो रही होती क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। उससे लड़कियों ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रखा था। टीचर तो शॉक ही हो जाती है जबकि मिस रेमिका तो उसके ऊपर हंस रही होती है क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि रेडा का किसी न किसी तरह मजाक बने और वो जलील हो। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो एसबी को लगता है क्योंकि वो उसकी प्रिपरेशन देखकर उससे तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुई थी और बहुत ही ज़्यादा उस पर फख्र कर रही थी कि हाय मेरी दोस्त इस तरह की है। लेकिन जब उसे ये जवाब मिला तो वो तो हकी बक्की रह गई। लेकिन उनकी क्लास टीचर अब उसे मना तो नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास ड्यू का लेटर आ चुका था। तो वो भी कहती है कि वाह कितना एक्सलेंट रिस्पॉन्स दिया है आपने। और वो उसकी इस तरह से तारीफ़ें करना शुरू कर देती है और वो अपनी बातों ही बातों में यूँ ही टालने की कोशिश कर रही होती है कि उसका जवाब टल जाए, किसी तरह कोई दूसरा इसके ऊपर रिस्पॉन्स ना करे। लेकिन लेडी रेमिका वो इस मौके को कहाँ छोड़ने वाली थी। वो जल्दी से खड़ी होती है और बताती है कि 1392 में ये एम्पायर कायम हुआ था। उसके आंसर को सुनकर टीचर तो हकी बक्की हो जाती है क्योंकि अब वो इस जगह को कवर बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो इसको भी जैसे तैसे करके कवर कर ही लेती है। पीछे से लेडी एडमी भी उसको कवर करना शुरू कर देती है क्योंकि वो उसकी बेइज्जती होते नहीं देख सकती थी। इसके बाद आ जाता है सेकंड क्लास का टाइम जो कि उनकी बाहर गार्डन में होने वाली थी और उनकी एक टीचर आती है जो कि उन सबको एक लाइन में खड़ी करती है और बताती है मेरा नाम जानवी है और मैं आपकी मेंटोर हूँ। तो वो आते ही कहती है कि इस साल एक चैरिटी पार्टी होने वाली है, अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे तो ज़रूर अपना हाथ खड़ा कर सकता है। तो एटलीस्ट सबसे पहले तो रीना ने खड़ा किया, लेकिन रीना को देखकर एक और लेडी ने अपना हाथ खड़ा किया और आप सोच ही सकते हैं कि वो कौन हो सकती है। वो और कोई नहीं बल्कि रामिका थी जो कि उसके अपोजिट में खड़ी हुई थी। हर कोई उन दोनों को देखकर सरगोशियाँ शुरू कर देता है, उनके बारे में गॉसिप शुरू हो जाती हैं। उसको देखकर कहते हैं कि चलो ठीक है, इस जगह पर हमारे पास दो कैंडिडेट मौजूद हैं जो कि एक लेडी रेमिका हैं और दूसरी लेडी रीना हैं। और उनके मेंटोर सारा का सारा बोझ उन दोनों के कंधों पर छोड़ के वहाँ से चली जाती है और जाते जाते उनसे ये भी कहती जाती है कि चलो ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों मिलकर एक अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से रीना के रूम में आ जाते हैं जहाँ पर कैलिन बैठा हुआ बड़े ही मज़े से स्वीट्स खा रहा होता है और वो उसको सारी की सारी एक एक बात कर बता रही होती है। वैसे रीना को तो उसकी मौजूदगी जगह पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसे गिल्टी भी फील हो रहा था क्योंकि लास्ट नाइट उसने अपने भाई को अपने रूम से बाहर निकाल दिया था और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी भी थी। तो अब उसने अपने भाई को वापस से कमरे में इंटर होने के लिए इजाज़त दे दी थी कि वो किसी भी वक्त चाहे या यहाँ पर हो सकता है। लेकिन वो अब फिर से कहती है कि चलो जल्दी करो, रात का वक्त हो गया है, तो चलो जल्दी से यहाँ पर जाओ। लेकिन कैलिन उसको कहता है कि आप आखिर इतने सख्त टाइम से गुजर रही हैं तो आखिर मैं आपके साथ किस तरह छोड़ सकता हूँ। और वो उससे उसका काम लेकर कहता है कि चलो हटो, मैं तुम्हारा काम करना शुरू करता हूँ। जैसे ही कैलिन ने उससे उसका काम लिया था वो अपने आप में ही बिड़बिड़ाना शुरू कर देती है। मैं बिल्कुल भी फिगर आउट नहीं कर सकती कि मेरा भाई आखिर क्या सोच रहा है, आखिर इसके दिमाग में क्या है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता। कैलिन उसके बालों में कंघा करते हुए कह रहा होता है कि मुझे ये पुराने दिन याद आ गए। रीना भी उस पर कहती है कि हाँ मुझे भी वो दिन याद आ गए। कैलिन उसके बालों में कंघा करते हुए से पूछ रहा होता है कि सिस्टर आखिर आपको क्या चीज़ बॉदर कर रही है, आप मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर सकती हैं। रीना उसको कहती है कि तुम जानती हो कैलिन कि मैं एक टीम लीडर बन गई हूँ और कल के दिन मुझे अपनी टीम का इंतखाब करना है और मुझे अच्छे से अच्छे टीम मेंबर्स को अपनी टीम में लाना होगा। जिस पर कैलिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं सिस्टर, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा।
रीना हैरानगी से पूछती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? आखिर कैसे हेल्प कर सकते हो? जिस पर वो कहता है कि बस आप मुझ पर छोड़ दें, मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करूँगा और मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसा कि रीना को टीम लीडर के तौर पर चूज किया गया था और उसके अपोजिशन में खड़ी थी रेमिका, तो इन दोनों को अपने टीम मेंबर्स को चुनना था। तो इन्होंने अपना टीम मेंबर चुनने के लिए रॉक पेपर सीजर का इंतखाब किया, जिस पर वो एक दूसरे से बार रॉक पेपर सीजर के जरिए टीम मेंबर चुन रहे थे। आखिर में उसकी बेस्ट फ्रेंड और एक और लड़की पर आई, लेकिन रेमिका अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर उस लड़की को चूज कर लेती अपने टीम मेंबर के तौर पर, और उन सब के टीम मेंबर अब पूरे हो चुके थे। लेकिन हमें इसके पीछे भी एक तरीका नजर आता है रेमिका का। रेमिका ने अपने टीम मेंबर के तौर पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस वजह से नहीं चुना था क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के जरिए रीना की टीम में बगावत डालना चाहते थे, उसके अलावा उसकी जासूसी करवाना चाहती थी। जबकि रीना अपने टीम मेंबर्स के तौर पर कोई रॉयल फैमिली के मेंबर्स को नहीं चुन रही थी। वैसे तो सारे के सारे स्टूडेंट थे अकेडमी के, तो उसमें बहुत सारे नॉवेल्स थे, बहुत सारे कॉमनर्स थे। तो जो रेमिका थी वो नॉवेल्स को चुन रही थी, जबकि रीना वो कॉमनर्स को चुन रही थी। और इस तरह करते करते उनकी टीम खत्म हो जाती है। और ये सारा आइडिया कैलिन का था, क्योंकि कैलिन ने उसको ये आइडिया दिया था। इसके बाद रीना अपने सारे टीम मेंबर्स को एक जगह पर गैदर करती है और उन सब को कहती है कि मैं आज के दिन बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं आप सबके साथ अपनी पार्टी के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो मेरा आप सबसे ये प्रॉमिस है कि मैं इस पार्टी को सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसकी इस बात पर रीना की बेस्ट फ्रेंड तो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख रही थी, कॉमनर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, जबकि रेमिका की फ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी अंदाज में बैठी हुई थी। और वो अपनी गैदरिंग इस जगह पर इख्तिताम करती है कि कल के दिन हम अपनी क्लासेस के बाद मेन गेट की तरफ मिलेंगे और हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कामयाब साबित होगी। सीन शिफ्ट होता है और रेमिका अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और उससे थोड़ी देर बातें करती है, जिस पर वो उसे ये कहती है कि मैं ये मेक श्योर करना चाहती हूँ कि वो जो चैरिटी पार्टी कर रही है उसकी बिल्कुल भी सक्सेस ना गुजरे। और वो उसके साथ अपनी टीम मेंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करने लगती है कि वो इस तरह की है, वो इस तरह की है। जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे पूछती है कि तुमने मुझे अपनी टीम में क्यों नहीं लिया, तो वो अपनी सारी के सारी इंटेंशन उसे बता देती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सारी के सारे उससे मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दे सको जो कि वो अपनी पार्टी में कर रहे हैं, ताकि मैं उसकी चैरिटी पार्टी में खराबी करूँ और अपने नंबर बढ़ाऊँ। उन दोनों की ये सारी की सारी बातें कैलिन सुन लेता है, जो कि ट्री के ऊपर बैठा हुआ था और बड़े ही बोर हो रहा था उनकी सारी की सारी बातें सुनकर। नेक्स्ट डे आ जाता है और रीना अपनी सारी की सारी टीम मेंबर्स के साथ एक बगी में बैठती है और उन्हें किसी खंडर से इलाके में ले जा रही होती है, जहां पर उसकी सड़क बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन वो उस ऊट पटांग से सड़क से गुजर कर फिर आखिर एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वो अपनी सारी की सारी टीम मेंबर्स को वहां से उतरने के लिए कहती है और वो उन सबको एक बिल्डिंग के पास ले जाती है। सबके सब उस बिल्डिंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एस्मी कहती है कि लेडी रीना, ये प्लेस तो श्योरली ये वो प्लेस नहीं हो सकती। रेमिका की बेस्ट फ्रेंड उस जगह को देखकर कहती है, ये तो देखकर लगता है कि ये तो सेंट मार्गरेट का घर है। और सेंट मार्गरेट का घर कोई घर नहीं था, बल्कि ये ऑर्फनेज हाउस था जहाँ पे बहुत सारे यतीम बच्चे रहा करते थे। रीना कहती है कि हम अपनी चैरिटी के इवेंट को इस जगह से स्टार्ट करेंगे, यानी कि वो यहाँ से कुछ वॉलंटियर बच्चों को लेती, जिसके ज़रिए वो अपनी पार्टी में उनसे स्पीच करवाती। और आज के दिन उनका इरादा ये था कि वो मार्गरेट हाउस में कुछ नर्सरी के बच्चों को तालीम देंगे। इसके बाद से शिफ्ट होता है और सारे के सारे अंदर चले जाते हैं। रीना की बाकी की टीम मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खुश दिली से उन ऑर्फन बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, जबकि रेमिका की बेस्ट फ्रेंड तो बड़ा ही बुरा सा मुंह बनाकर एक जगह खड़ी होती है। उसको देखकर ये लग रहा होता है जैसे कि वो इस जगह को ख़राब करना चाह रही है। रीना बहुत ही ज़्यादा जोश और खरोश से उन बच्चों को हंसा रही होती और हंसाते हंसाते साथ साथ उनको पढ़ा भी रही होती है। इसके बाद हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब रीना उस जगह पर उनको लेके आई थी और उसने अपने सारे टीम मेंबर्स को ये कहा था, तो आज के दिन हम अपने इवेंट के लिए कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत एजुकेशन देंगे, ताकि वो थोड़ी बहुत हमारे माहौल के बारे में सीख सकें और हम उनके टेम्प्रेरी टीचर बनेंगे और उन्हें टीच करेंगे। तो उसके हिसाब से हर एक लेडी को एक बच्चा दिया गया था ताकि वो उसको टीच कर सके। सब अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन रेमिका की जो फ्रेंड थी वो तो बड़ा सा खड़ूस मुंह बनाकर दूसरी तरफ बैठी हुई होती है और वो जो उसको बच्चा दिया गया था वो उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रही होती। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी मासूम सी होती है और वो उससे पूछ रही होती है
टीचर क्या ये सही तरीका है लिखने का, लेकिन वो उसको आंसर नहीं कर रही होती। लेकिन जैसे ही वो उसको टच करने लगती है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से धुतकार देती है और उसको हाथ झटक देती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने मुझे टच करने की कोशिश कैसे की। उसका ये तरीका देखकर वो बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा डर से जाती है और सहम जाती है। पीछे से लेडी रीना भागी हुई आती है और उसको पीछे करते हुए उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। लेकिन वो वहाँ से जाते हुए खूब अच्छी खरी खोटी उन बच्चों के बारे में कहते चली जाती है कि इन भिखारियों को हम आखिर कैसे पढ़ा सकते हैं, हम इनके टीचर नहीं बन सकते, और इस तरह की बहुत सारी बेकार सी बातें कह रही होती है। लेकिन रीना बगैर कुछ सुने उसे उस ऑर्फन हाउस से बाहर निकालती है और कहती है कि तुम कुछ टाइम तक कैरेज के बाहर ही बैठी रहो, तब तक हम यहाँ से अपना काम फारिग कर कर आ सकते हैं और तुम इस क्लासरूम के अंदर अपना कदम भी नहीं रख सकती। उसको वहाँ से बाहर निकालने के बाद रीना उस बच्ची से अपोलोजाइज करती है जो कि उसने सारी बातें उससे कही थी। लेकिन वो बच्ची बड़ी ही क्यूट सी होती है और वो उसके अपोलोजाइज को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मैंने इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा सुनी हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा गंदी हूँ। उसकी इस बात को सुनकर रीना के तो हाथ ही कांप जाते हैं और फिर वो उसका कहती है, देखो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, ये उसके बारे में एक सीक्रेट है। और वो बड़ा ही सीरियस सा मुंह बनाती हुई उसको कहती है कि एक्चुअली ये जो टीचर थी जो तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसने 1 महीने से बात नहीं लिया है। उसकी बात सुनकर उस बच्ची के ऊपर तो जैसे बिजलियाँ ही गिर जाती है। उसे समझ नहीं आती क्या आखिर टीचर ऐसे कैसे कर सकती है। वो टीचर तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी, आखिर आप क्या बात कर रही हो। रीना उसको कहती है, तुम शायद ये इस वजह से कह रही हो क्योंकि उसने परफ्यूम लगा रखा था और वो इस वजह से तुम्हें अपने क्लोज नहीं आना देना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, उसके अंदर बदबू आ रही थी। तो वो इस बात से डरती थी कि अगर आना उसके करीब गई तो वो भी आना उसकी तरह स्मेल करने लगेगी, तो इस वजह से आना से भी हर कोई छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेगा। उसकी इस बात को सुनकर उसकी टीम मेंबर्स तो हकी बक्की पीछे खड़ी कंफ्यूज उसको सुनती रह जाती हैं। लेकिन आना उसको कहती है, लेकिन आखिर वो टीचर बात क्यों नहीं ले रही थी। उसकी इस बात पर रीना तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है क्या ये इस तरह की थोड़ी बहुत बातें बनाने लगती है। और जैसे ही उसके जहन में एक बात आती है वो फ़ौरन के फ़ौरन उसको बता देती है कि वो पानी से बहुत ही ज़्यादा डरती है और इस वजह से वो पानी को टच करती ही नहीं, इस वजह से वो अपनी पूरी बॉडी को भी टच नहीं करती और इस वजह से उसने नहाई भी नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर आना को तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील होता है और वो थोड़ी देर खामोशी से उसके बारे में बैठी सोचती रहती है। और उनको सारा दिन गुजर जाता है और सूरज ढल जाता है। सारी की सारी मेंबर्स बाहर आ जाती हैं और वो आपस में उस बारे में बातें कर रही होती हैं जिस तरह उन्होंने उन बच्चों को टीच किया था। उन सबको इस तरह देखकर रीना तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो कहती है, आज के दिन सबने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। और इसी सोच में उसकी नज़र अचानक चली जाती है रेमिका की फ्रेंड की तरफ, जो कि उसको देखकर कहती है, जिसे देखकर लेडी रेमिका की फ्रेंड तो ये कहती है, क्या आखिर तुम मुझसे किस बात की अच्छाई की उम्मीद कर सकती हो, वो तो गंदे गलीज बच्चे थे। इसके बाद सब के सब आके गैरेज में बैठ जाते हैं। लेडी रीना तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उन्हें सबको थैंक्स कर रही होती है जैसे उन्होंने आज के दिन परफॉर्म किया था, और इसके बाद वो उनको एक एक गिफ्ट भी देती है। रीना की टीम मेंबर्स तो उस गिफ्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म के गिफ्ट्स थे, जैसे कि उसमें ब्रोच, नेकलेस, रिंग वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी जो कि असली थी। रेमिका की फ्रेंड तो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके सामने बैठी हुई लड़की देखकर कहती है, क्या मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिस पर कोई दूसरा लफ्ज़ बंदा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इतने में अचानक से उस कैर के नीचे एक पत्थर आता है और वो थोड़ा सा झटक जाता है। फिर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। रीना उन सबको कहती है कि ये सारे गिफ्ट आपके लिए थे क्योंकि आज के दिन आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। और वो उन सबको कहती है कि वो कल के दिन उन सब से ज़रूर मिले डे केयर सेंटर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि उनका अगला टारगेट ये था कि वो डे केयर सेंटर की तरफ जाएंगे। रेमिका की फ्रेंड भी वहाँ से जाने लगती है। रीना उसको देखकर कह रही होती है शायद ये कोई प्लानिंग नहीं कर रही हो। एलिसा भी उसको देखकर ही उस घबराहट में देख ही रही होती है, फिर कहती है कि आपको इसको फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और जैसा कि रीना ने एक्सपेक्ट किया था, वो सीधा चली जाती है अपनी फ्रेंड के पास और उसे सारी की सारी बातें बता देती है और ये भी बताती है कि आज के दिन उन्होंने क्या किया किया था। रेमिका उसकी बातों को सुनकर एक हैके लगाकर हंसना शुरू कर देती है और रेमिका उसको कहती है कि कितना बचकाना प्लान बना रखा है उसने।
मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसके इस प्लान को पूरा कामयाब नहीं होने दे सकती। अब वो उसको कहती है, तो अगली बार तुमने क्या करना है, तुमने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा मैस क्रिएट करना है और तुम्हें उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना। तुम्हें सेंटर के अंदर इंटर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिस तरह की तुमने आज किया था। उसकी इस बात को सुनकर उसके फ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा खामोशी से उसको देखती रहती है। रेमिका अभी भी अपनी बात कंटिन्यू कर रही होती है और कहती है, अगर दोबारा से इस तरह हुआ और इस तरह बार बार होता रहा तो उसका मतलब यही होगा कि वो अपने टास्क को बिल्कुल भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगी और इस तरह फेक नॉबल लेडी का जो काम, जितना भी उनका प्लान चल रहा है, वो ख़राब होता चला जाएगा और तुम्हें भी ये करके कितना ज़्यादा रिलीफ फील होगा। लेकिन उसका ध्यान तो बिल्कुल भी उसकी बातों पर नहीं होता। उसका ध्यान तो उस बोझ पर, उन गिफ्ट्स पर होता है जो कि रीना ने बाकी सबको दिए थे। क्योंकि रीना ने सिर्फ उसको छोड़कर बाकी सबको गिफ्ट दिए थे, क्योंकि उसने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मैस क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से रीना ने उसको उस जगह से बाहर भी निकाल दिया था और उसे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया था। लेकिन फिर भी वो उदास मन से उसको कह देती कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा करूँगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिजा दिखाई जाती है, जो कि रात के पहर लेडी रीना के रूम में आ रही होती है कि अचानक से उसको यूँ फील होता है जैसे कि रीना के रूम में कोई है। वो फ़ौरन से अपना नाइफ निकालती है और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उस बंदे पर अटैक करना शुरू करती है। लेकिन वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से उसके अटैक को नलीफाई करे जा रहा होता है। लेकिन फिर अचानक से वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि कैलीन था, जो कि उसको कहता है कि एलिजा, ये मैं हूँ, देखो तो सही। वो इससे माफ़ी मांगती है, लेकिन साथ साथ उसको एक तंज भी कर देती है कि भाई ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऑनर के एब्सेंस में उसके रूम में इंटर होना बहुत ही गलत बात है, जिस पर कैलिन उसको आंसर कहता है कि नहीं, सिस्टर ने मुझे अलाउ कर रखा है। एलिजा बहुत ही ज़्यादा हैरानगी और गुस्से भरे अंदाज में उसको कहती है, क्या प्रिंसेस ने तुम्हें अलाउ कर रखा है? वो कहता है कि हाँ, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था और करंटली मैं होमलेस भी हो चुका हूँ, तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। वैसे एलिजा, तुम जानती हो मैं हायर हूँ इस फैमिली का, तो तुम बाकायदा मुझे सर्व करना चाहिए तुम्हें। वो तो उनका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर वो दोनों अपने हाथ ऊपर की तरफ करते हुए कहता है, एनीवे, मैं यहाँ पर इस रीज़न की वजह से नहीं आया हूँ। मैं असल में यहाँ पर आया हूँ इस वजह से कि मैं देख सकूँ कि नॉबल लेडी आखिर क्या ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है मेरे सिस्टर के पास। ये बात सुनते ही एलिजा के तो तन बदन में आग से उठ जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है, बताओ कौन है वो, मैं उसके हाथ पे जल्द से जल्द कटने की कोशिश करूँगी। उसकी बात पर कैलिन तो बिल्कुल ही खामोश हो जाता है और वो अपने मन ही मन कहता है कि मैं अब थक चुका हूँ इससे। सरप्राइजिंगली कैलिन इस टाइप का बंदा था कि वो किसी से भी बहुत जल्दी थक जाया करता था। कैलिन कहता है कि ये ठीक है, मैं अपनी सिस्टर को खुद संभाल लूँगा जो उसके साथ ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एलिजा भी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी सी हंसी हंसते हुए कहता है कि इस जगह पर कुछ है जो कि काम करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।